नमस्कार, आप देख रहे हैं पूछता है इंडिया और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। अपने इस खास कार्यक्रम में आज बात हम पाकिस्तान की एक ऐसी चाल की करने वाले हैं जो वो भारत के खिलाफ चल रहा है। अब ये चाल क्या है और क्या कुछ बुनाया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, वो आपको बता देते हैं। दरअसल पाकिस्तान चीन और बांग्लादेश के साथ एक गुट बनाने जा रहा है और इस गुट का मकसद क्या है? भारत को एशिया महाद्वीप में अलग थलग करने का ये पूरा प्रयास किया जा रहा है। इस्लामाबाद में कार्यक्रम में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने क्या कुछ कहा वो जानिए। उनकी तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान बांग्लादेश और चीन के साथ द्विपक्षीय पहल को विस्तार देने जा रहा है। पिछले दिनों चीन के कुनमिंग में एक बड़ी बैठक हुई थी जिसमें चीन के साथ ही बांग्लादेश और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने हिस्सा भी लिया था। यूं तो पाकिस्तान अब तक भारत के साथ जंग में कई बार हारा है और बांग्लादेश की अगर जन्म की बात करें, कब ये देश बना था, तो बांग्लादेश का इतिहास बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, बल्कि भारत की मदद से ही उसे आजादी मिली, उसका अस्तित्व सामने आया और वो साल था 1971 का। भारत की जीत और पाकिस्तान की हार के साथ ही बांग्लादेश का जन्म हो जाता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश को चीन का साथ मिल जाने से तिकड़ी भारत के लिए सिरदर्द जरूर बन सकती है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। भारत के पश्चिमी किनारे पर मौजूद पाकिस्तान आज तक भारत से कभी भी सीधी लड़ाई में ना तो जीता है और ना ही आने वाले वक्त में कभी जीत पाएगा। लिहाजा पाकिस्तानी हुक्मरान भारत के खिलाफ साजिश करते रहते हैं। पुरानी आदत है उनकी भारत के खिलाफ चाल चलने की और उसके बाद मुंह के बल गिरने की। पाकिस्तान की सरकार और सेना आतंकियों को सहयोग करती है, पूरी दुनिया जानती है, ये किसी से छिपा नहीं है। उन्हें भारत में क्योंकि आतंक फैलाने के लिए सीमा पार करवानी होती है, जबकि पश्चिमी सीमा पर मौजूद बांग्लादेश की जो सैन्य ताकत है वो भारत के मुकाबले काफी कम है। लेकिन बीते कुछ महीनों में बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो नजदीकियां हैं वो जरूर बढ़ी है, खासकर जब से वहां पर तख्ता पलट हुआ है उसके बाद से। भारत की सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास ही लालमनिरहाट एयरबेस के पास बांग्लादेश की गतिविधियां काफी तेज हो गई हैं, ये जानकारी भी मिली थी। खबरें ये भी कहती हैं कि ये एयरबेस पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से महज 20 किलोमीटर दूर है, जबकि उत्तर पूर्वी सीमा पर मौजूद चीन ने साल 2020 से ही जो मिसाइल उत्पादन केंद्र है वो कई गुना तेजी से विस्तार उनका किया है। कहीं 9 केंद्र लगा दिए, कहीं 10 केंद्र बना दिए हैं मिसाइल उत्पादन के। चीन ने भारत की सीमा के पास ही 2 मिसाइल फैक्ट्रियां लगाई हैं। साथ ही श्रीलंका और मालदीव जैसे जो देश हैं उसमें अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश भी उसकी तरफ से बार बार की जाती है। अब एक बात साफ है कि ये तिकड़ी भारत के लिए सिरदर्द जरूर है, लेकिन क्या ये तिकड़ी मुश्किल खड़ी कर पाएगी, वो भी तब जब भारत वर्तमान में सभी ताकतवर देशों के साथ सामंजस्य बना करके चल रहा है। और सवाल ये भी है कि क्या हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान मुंह की खाएगा जैसे वो हर बार खाते आया है। अब बहस की करें शुरुआत, लेकिन सबसे पहले बताते हैं आपको कि आखिरकार आज की बहस में सबसे बड़ा सवाल क्या है। तो सवाल यह है कि क्या चीन, पाक, बांग्लादेश का फोकस अपने विकास पर होगा? ये जो तिकड़ी बनेगी इनका फोकस होगा इस बात पर। दूसरा सवाल यह है कि क्या इस गठबंधन से भारत की संप्रभुता को कोई खतरा है? ये भी सवाल है। सवाल ये भी कि क्या भारत को अब दूसरे संगठनों पर ध्यान देना चाहिए? चलिए करते हैं चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे आपसे तारुफ करवाती हूँ। कर्नल संजीत सिरोही रक्षा विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित तिवारी अर्थशास्त्री हैं। निपुण आलम बयान है, विदेश मामलों के जानकार हैं, जुड़ेंगे हमारे साथ। और हुसैन जावेद है, पाकिस्तानी पत्रकार हैं। सबसे पहले हुसैन जावेद से ही समझते हैं कि पाकिस्तान जो ये तिकड़ी बनाने की सोच रहा है, इसके पीछे की वजह क्या समझ में आती है और पाकिस्तान को अचानक से इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई? हुसैन जावेद। जी मैम, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया और जो हमारे गेस्ट्स हैं उनको भी सलाम। देखिए, ये कोई सोच एक आध दिन की बात नहीं है, एक आध साल की बात नहीं है। बहुत अरसे से ये सोचा जा रहा था कि 1985 में जो एक अरेंजमेंट किया गया साउथ एशिया में सार्क के नाम से, जो कि उस वक्त के जो बांग्लादेश के प्रेसिडेंट थे जियाउर रहमान, उनका ब्रेन चाइल्ड था। एक अच्छी शुरुआत थी, इंडिया भी शामिल था, हम भी थे, बांग्लादेश भी था और दूसरे मुल्क भी थे। और एक बहुत अच्छा ख्वाब भी उस वक्त देखा गया सॉफ्टा के नाम से, कि यानी कि जो सार्क कंट्रीज में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, आपस में लोग एक दूसरे से कनेक्ट होंगे और ये रीजन जो है ये इस तरह बहुत आगे भी जाएगा। लेकिन आज 40 साल हो चुके हैं और वो सार्क जो है वो लगभग पिछले 25 साल से तो बिल्कुल ही नॉन एक्टिव हो चुका है, नॉन एग्जिस्टेंट हो चुका है। अब ऐसे में क्या किया जाए? क्या उस सार्क से मजीद उम्मीदें रखनी चाहिए?
तो मैं समझता हूँ जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार साहब, उन्होंने इस्लामाबाद में एक थिंक टैंक में खिताब करते हुए एक बड़ा अच्छा आइडिया पिच किया है, और उन्होंने ग्रेटर साउथ एशिया की भी इसमें बात की है कि क्यों ना एक नई रीजनल बॉडी जो है उसको इस तरह से तश्कील दिया जाए। और देखिए अभी तो इस पे बात हो रही है, अभी इस पे काफी काम होना है, हम ये कह नहीं सकते कि ये बिल्कुल हो गया है। लेकिन मैं इसमें ये कहूं कि हमारी भी ये ख्वाहिश है, बीजिंग की हाँ भी और जी, ढाका की भी, कि ये ठीक है। तीन मुल्क तो इत्तेफाक कर रहे हैं इस पे अभी तक, अब देखिए लेकिन हुसैन इंडिया। जावेद जी, सवाल यही खड़ा होता है कि अगर ये तीनों गुट आपस में बनते हैं, ये तीनों देशों का गुट बनता है, तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या ये अपने अपने देश की भलाई के बारे में सोचेंगे या दूसरे देश के खिलाफ जो रणनीति है उसको बनाने के बारे में सोचेंगे। हमने देखा था कि पाकिस्तान में सीपैक का बड़े जोर शोर से स्वागत होता है सीपैक को लेकर के, लेकिन सीपैक के बाद क्या हुआ? चाइना का आधे से ज्यादा कब्जा पाकिस्तान पर हो गया। बहुत सारे मजदूरों को लेकर के ये कहा गया कि पाकिस्तान में क्योंकि बहुत सारी आतंकी घटनाएं होती हैं, इस वजह से चाइना ने अपने मजदूरों को तक वापस बुलाना शुरू कर दिया। तो सीपैक का तो बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिला। और दूसरा सवाल मेरा, इसी में मैं एक और जोड़ देती हूं हुसैन जावेद जी, क्योंकि आपके देश की बात है इसलिए लंबा वक्त आपको भी दे रही हूं मैं। हुसैन जावेद, सवाल यह भी है कि जब इसमें आप जानते हैं कि चाइना ऊपर है, बांग्लादेश और पाकिस्तान यहां है, तो क्या चाइना पाकिस्तान को और बांग्लादेश को दबाने का प्रयास नहीं करेगा? जी बिल्कुल, मैंने आपके दोनों सवाल सुने। देखिए पहली बात तो ये कि सी पैक के बारे में जिस तरह की नेगेटिविटी पाई जाती है ना, सी पैक उससे बिल्कुल दूर है। पहला फेज काफी तक कामयाब हो चुका है, अब तो सी पैक 2 स्टार्ट हो रहा है जिसके तहत स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनने जा रहे हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट का इसमें उसको भी कंट्रोल किया जाएगा, और नए नए जो इसमें एनर्जी के हवाले से अपॉर्चुनिटीज है उनको भी हाँ। इसमें देखा जाएगा। तो देखिए सी पैक 1 अगर नाकाम होता तो सी पैक 2 शुरू क्यों होता। तो ये बहुत ही जबरदस्त किस्म का हमारा मंसूबा है जो चाइना के साथ आगे बढ़े। सी पैक में प्रॉब्लम इसलिए आए थे, हालात खराब थे, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, लेकिन ये इस्लामाबाद बीजिंग इस पे खड़े कि हमने इसे कंप्लीट करना है, और फेज 2 भी जल्द स्टार्ट करने जा रहे हैं। दूसरा आपका सवाल कि क्या ये जो नई इस तरह की रीजनल हाँ। बॉडी इस तरह सामने आती तो क्या चाइना जो है इसमें ढाका इस्लामाबाद को दबाएगा। देखिए साहब, हमारा तो एक्सपीरियंस चाइना के साथ पिछले 70 साल का जो बहुत ही अच्छा है। एक भी ऐसा मौका नहीं आया जहां हमें कहीं से लगा हो कि चाइना हमारे साथ दोस्ती नहीं कर रहा, हम पे डोमिनेट कर रहा है। वो फ्रेंड नहीं है, वो मास्टर बन रहा है। चाइना ने हमें कभी तासुर नहीं दिया है, और यही वजह कि पाक चाइना ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। लेकिन एक बात जो हुसैन मेरी जावेद, उसमें इंशाअल्लाह कि आपके मैं मुल्क में, इंशाअल्लाह कि आपके मुल्क में आपके तरीके के लोग होते तो आज पाकिस्तान की हालत कुछ और होती। लेकिन पाकिस्तान जब जब कदम आगे बढ़ाता है तब तब सवालिया निशान लग जाते हैं। निपुण आलम बयान का मैं रुख कर आपकी लेती हूँ। इजाजत से एक लाइन मैम मैं आपकी इजाजत से सिर्फ हाँ एक लाइन, वो हाँ ये कि ये जो इस तरह नई बॉडी अगर बन जाती है तो अभी तमाम मुल्क यानी कि इस्लामाबाद, ढाका, बीजिंग, हमारी सोच है कि इंडिया भी ज्वाइन करे, लेकिन हम सबको पता नहीं, है कि सोच इंडिया नहीं इसको है सर, ज्वाइन वो नहीं तो करेगा। सार्क क्योंकि इतने लंबे वक्त से निष्क्रिय पड़ा हुआ है इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ी, और यही तर्क इसके पीछे दिया गया था। निपुण आलम बयान मेरे साथ जुड़ गए हैं, जरा उनसे समझते हैं कि जब भारत एक बड़ी आर्थिक और सामरिक शक्ति है तो भारत को दरकिनार करके भले ही एक ग्रुप बनाने की बात की जा रही है, लेकिन वो ग्रुप कितना ज्यादा सक्सेसफुल होगा ये भी सवाल है। बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी जी, आपने बिल्कुल सही बात कहा। और अभी मैं सुन भी रहा था, जो हुसैन जावेद जी को सुन भी रहा था, वो बड़ी बड़ी दलीलें चीन के बारे में भी दे रहे थे। और देखिए, अगर मान लीजिए ये गुट बनता भी है तो दोनों बातें इसके अंदर हैं। एक तो चाइना डोमिनेट करेगा, और दूसरा ये चाइना की लायबिलिटीज हो जाएगी ये गुट। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान और वर्तमान में बांग्लादेश के पास देने के लिए तो कुछ भी नहीं है। ये तो बल्कि एक क्या बन जाते हैं, एसेट बनते हैं, लाइबिलिटीज बन जाते हैं, इतना फंड्स। अभी मैं आपको छोटा उदाहरण देता हूँ सार्क के बारे में। सार्क का ये जिक्र कर रहे थे, सार्क की यूनिवर्सिटी है हमारी दिल्ली में, छतरपुर में, सार्क यूनिवर्सिटी करके। तो वहां पर जब ये सार्क यूनिवर्सिटी बनाई गई थी तो उसमें यह तय किया गया था कि हर देश उसमें अपने स्टूडेंट और जनसंख्या के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस करेगा। कई कई सालों तक तो पाकिस्तान ने उस यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए, रन करने के लिए पैसे तक नहीं दिए। जब सार्क यूनिवर्सिटी ने कहा कि हम तुम्हारे स्टूडेंट्स को एडमिशन लेना बंद कर देंगे, तब इन्होंने इस बयान की 2024 गया तब इसमें पैसा दिया, नहीं तो पिछले कई सालों से पैसा तक सार्क यूनिवर्सिटी को देने के लिए नहीं था। तो अगर ये सार्क का विकल्प बनाकर सोच रहे हैं कि चीन के साथ मिलकर बनाएं, देखिए एक बात कही जाती है मीनाक्षी जी, पुराने हम लोग गांव देहात से जुड़े लोग हैं, कि दोस्ती जो होती है ना वो बराबरी वालों में होती है।
कहाँ चीन, और आपने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया, कहाँ पर चीन और कहाँ पर पाकिस्तान, ये बैलेंस बनाएंगे तो बनाएंगे कैसे, किस प्रकार से बनाएंगे। आप कहते रहे, आप कह रहे हैं कि सीपैक 2 शुरू होने वाला है, अब तक क्यों शुरू नहीं हो गया? 2013 में सीपैक शुरू हुआ था, 2013 से लेके आज 2025 में हम खड़े हैं, सीपैक तो पूरा हो जाना चाहिए था। सेकंड फेज की बात कर रहे हैं। जानकारी तो यह है कि चीन ने सेकंड फेज के लिए कहा है कि तुम अपना पैसा खुद लगाओ, पाकिस्तान इकट्ठा करेगा और पाकिस्तान ही लगाएगा। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान जितना पैसा ले रहा है चीन से, क्योंकि मैं जावेद भाई से पूछूंगा, ये सिरदर्द भी है कहीं ना कहीं चाइना के लिए। ये सीपैक कार्यक्रम तो उन्होंने बड़े जोर शोर से लॉन्च किया। हाँ, कि चीन ने कितना एस्टिमेट कॉस्ट लगाई थी सीपैक के लिए, और जितनी एस्टिमेट कॉस्ट लगाई थी उससे ज्यादा ऑलरेडी खर्च हो चुका है। और सेकंड फेज के लिए कितनी कॉस्ट लगा रहे हैं, जरा एक बार जावेद भाई ये भी बताएं चीन के बारे में। ठीक है, अब उनसे जवाब हम ले लेंगे। कर्नल संजीव सिरोही आ गए हैं, जरा उनका रुख कर लेती हूँ। कर्नल संजीव सिरोही, इन 3 देशों का साथ में आना क्या भारत के लिए सिरदर्द बन सकता है, भारत के लिए खतरा बन सकता है? वो भी तब जब हम ऑलरेडी बहुत सारे ग्रुप्स में शामिल हैं, हम ब्रिक्स में शामिल हैं, हम क्वाड में शामिल हैं, हम बिम्स्टेक में शामिल हैं, जिसमें पाकिस्तान नहीं शामिल है। तो क्या ये भारत के लिए सिरदर्द है, भारत के लिए मुसीबत है, क्या समझा जाए सर इसे? कर्नल संजीत, आपको मेरी आवाज मिल रही है? ठीक है, कर्नल संजीत सिरोही के बाद मैं अमित तिवारी से सवाल ले लेती हूँ। कर्नल, फिर आपके पास आती हूँ। अमित तिवारी, ये जो सार्क का संगठन बना था, उसका मुख्य उद्देश्य था आर्थिक विकास करना, सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति को बढ़ाना, आपसी सहयोग को बढ़ाना, साझा समस्याओं का समाधान करना। लेकिन अगर इस ग्रुप की मैं बात करूं तो इस ग्रुप के बनने के उद्देश्य तो अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं। लेकिन जो एक उद्देश्य समझ में आता है, जो ये कहा जाता है इस पूरी मीटिंग के दौरान, वो यही कहा जाता है कि भारत को अलग थलग हम करना चाहते हैं एशिया में, इसलिए हम ये 3 मुल्क सामने आ रहे हैं। लेकिन क्या भारत को इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा? मीनाक्षी जी नमस्कार, आपके और आपके व्यूअर को। तो पहला तो ये कि ये जो ग्रुप, जो तिकड़ी जो बन रही है, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना की बन रही है, ये इनका केवल और केवल एक ही उद्देश्य है, वो है कि इंडिया को बाहर रखना। इसके अलावा बहुत ज्यादा इनके बीच में कोई इकोनॉमिक कोऑपरेशन होना है। जैसे निपुण जी ने बोला कि जो दोस्ती होती है हमेशा बराबर वालों से होती है, तो चाइना के लिए तो ये एक तरीके से बैगेज ही होंगे, तो इसमें बहुत ज्यादा इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। इनफैक्ट जो सार्क में भी 2014 के बाद कभी भी मीटिंग नहीं हो पाई, उसका रीजन यही था क्योंकि हर बार वहां पर जो प्रॉब्लम क्रिएट करता था वो पाकिस्तान करता था, जबकि इंडिया हमेशा ये चाहता था कि जो उसके जो दूसरे जो कंट्रीज हैं, चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो, श्रीलंका हो, मालदीव हो, ये सारे के सारे मिल के साथ में एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन के साथ सारी चीजें में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें। लेकिन पाकिस्तान इस चीज को नहीं चाहता था। तो जहां तक मुझे लगता है कि इससे बहुत ज्यादा कोई इंडिया को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट जो ग्रुप है उनका मेंबर है, चाहे वो ब्रिक्स हो, चाहे क्वाड हो, हर जगह है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है इंडिया को। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की 7 टाइम्स ज्यादा हम लोगों की पॉपुलेशन है, 12 टाइम्स ज्यादा हमारा जीडीपी है। हम लोग तो उनसे कहीं मतलब कहीं ज्यादा है अगर उसकी बात करें तो। और जहां तक जो दूसरे कंट्रीज है, क्योंकि दूसरे कंट्रीज हमेशा जो है चाइना पे कभी भी रिलाई नहीं करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि चाहे वो मालदीव हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे अफ्रीकन कंट्रीज हो, तो जब भी वो लोग चाइना से डेट लेते हैं या चाइना से जो भी सपोर्ट लेते हैं, तो उससे प्रॉब्लम क्या आती है कि उनकी सॉवरेनिटी पे प्रॉब्लम आती है। वहां पर जो पॉलिटिकल जो ऑटोनॉमी है उसको वो कई बार दबाने की कोशिश करता है। तो चाइना कभी भी बहुत क्लोज फ्रेंड इन लोगों के लिए कभी भी साबित नहीं हुआ है। तो छोटे कंट्रीज के समझ में आता है। तो मुझे नहीं लगता कि वो भारत का साथ छोड़ के, चाहे नेपाल हो, चाहे भूटान हो, चाहे मालदीव हो, चाहे श्रीलंका हो, वो इन तीनों के साथ जाना चाहेंगे। नहीं, उसके पीछे की वजह भी है ऐसा कोई प्रॉब्लम। बिल्कुल अमित, उसके पीछे की वजह भी ये है कि हर देश ये देखना चाहता है कि वो जिस देश के साथ संगठन बना रहा है, क्या उस देश से उसे कुछ मिलेगा या सिर्फ वो बांटता रह जाएगा। कर्नल संजीव सिरोही क्या हमारे साथ जुड़े हुए हैं? कर्नल, आपको आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, आ रही है जी। जी सर, मेरा सवाल ये था कि पिछले दिनों की अगर मैं बात करूं तो बांग्लादेश और दिल्ली को लेकर के जिस तरीके से बांग्लादेश की तरफ से बयान दिए गए थे, और इसके साथ साथ कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं ये बताती हैं कि पाकिस्तान के बहुत सारे आतंकवादी हैं जिनकी ट्रेनिंग कैंप बने हुए हैं बांग्लादेश में। अब ऐसे में बांग्लादेश और साथ साथ पाकिस्तान और उसके बाद चीन एक साथ आना भारत के लिए सिरदर्दी है सर? ये
देखिए मीनाक्षी जी, जहां तक सवाल है इनके संगठन का, अगर ये जो पाकिस्तान साउथ एशिया अलायंस बनाना चाहता है उसमें मुझे लगता है कोई सरदर्दी नहीं है, अगर ये ट्रेड का या बाकी करे पर। लेकिन हाँ, अगर ये मिलिट्री अलायंस में तब्दील होता है तो एक सिरदर्दी जरूर हो सकती है, क्योंकि फिर हमको 3.5 फ्रंट हमारे सामने होंगे, एक पाकिस्तान, एक चाइना, एक बांग्लादेश, और आधा फ्रंट हमारे अंदर जो जिहादी बैठे वो है। तब वो जो एक सिरदर्दी है। लेकिन इनका जो, अगर ये बाकी ट्रेड के लिए, कनेक्टिविटी के लिए साथ आते तो कोई सिरदर्दी नहीं है, और इनके साथ आने से भारत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो बाकी देश है, अगर पाकिस्तान इस उम्मीद में बैठा है कि नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान ये आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि उनको पता है पहली बात तो आने का उनको कोई फायदा नहीं है। आप बताइए नेपाल और भूटान का इस अलायंस में आने का क्या फायदा जब आधे से ज्यादा सामान उनके भारत के थ्रू आता है। अफगानिस्तान पाकिस्तान की जो है बनती नहीं है। श्रीलंका को चाइना ने डेट में डाला हुआ है। मालदीव ने कोशिश की थी चाइना के साथ दोस्ती बढ़ाने की, लेकिन 1 साल में ही उनके प्रेसिडेंट मुर्मू साहब को पता लग गया कि चाइना के साथ कोई फायदा नहीं है। अगर आपने सरवाइव करना है, अगर आपका कोई असली दोस्त है तो वो भारत है। तो ये जो देश है, जो जिनको पाकिस्तान और बांग्लादेश, चाइना ये सोच रहे हैं कि साख की जगह हम एक और अलायंस बनाएंगे और भारत के अलावा हम बाकी सबको इकट्ठा कर लेंगे, पहली बात तो ये इकट्ठे होंगे भी नहीं। और अगर इकट्ठे होंगे तो इनको पता है कि अगर ये इकट्ठे पाकिस्तान के साथ मिलेंगे तो भारत के साथ उनके जो ताल्लुकात, बाकी के साथ जो उनकी व्यापार है, बाकी चीजें उस पर असर पड़ेगा। और इनमें से कोई देश नहीं चाहेगा आज के दिन के भारत के साथ जो है पंगा लेके पाकिस्तान के साथ। और सर कहीं ना कहीं जब रशियन प्रेसिडेंट भारत में थे तब चीन की तरफ से ये बयान भी आया था कि वो भारत के साथ जितने भी उनके संबंध है वो उसे मजबूत और करना चाहते हैं। हमने पिछले दिनों भी देखा था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर गए थे एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, तभी इसी तरीके से बयान वहां से आए थे चीन से। अब हुसैन जावेद जी, एज अ पत्रकार आप जरा इसे थोड़ा और आसान शब्दों में बताइएगा कि अगर मैं पाकिस्तान पर कर्ज की बात करती हूँ तो 22% जो कर्ज है वो सिर्फ और सिर्फ चाइना का है। जो आंकड़े हैं मैं वो पढ़ के एक बार सुना देती हूँ। 130.85 बिलियन डॉलर जो है वो बाहरी कर्ज है, और इसमें से 28.8 बिलियन डॉलर है जो कि चीन का कर्ज है, वो भी पाकिस्तान पर है। तो अगर हुसैन जावेद, ये पाकिस्तान का इतना ज्यादा कर्जा है, सुनने में तो ये भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि पाकिस्तान ने बहुत सारे हिस्सों को चीन के हवाले कर दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा एक ये संगठन बने और इसके अंदर घुस करके चीन आपके बाकी जो क्षेत्र हैं पाकिस्तान के उन पर भी सेंध लगा दे कि आपने बकाया तो दिया नहीं है, जमीन ही दे दीजिए। देखिए मैम, बात ये कि चाइना और पाकिस्तान के जो आपस में ताल्लुकात है ना, ये साहूकार वाले ताल्लुकात नहीं है, ये फ्रेंडशिप के साथ जुड़े हैं। ये ठीक है कि चाइना से हमने कर्ज भी लिया है और आपकी बात ठीक भी है, काफी कर्ज लिया है, लेकिन चाइना से आसान शराइत पे कर्ज लिया गया है जो टाइम टू टाइम उसमें राइट ऑफ भी होता है। तो हम पे कोई तलवार नहीं वहां से आई हुई कि आपको हर हाल में इतना कर्ज भी देना है फिर उस पर सूद भी देना है। यही तो मैंने कहा ना कि इसी बात का हुसैन जावेद आप अपनी बात का आप पूरी रखिएगा, लेकिन रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं, खबरें ये भी आई थी हुसैन जावेद कि सीपैक बंद होने का एक बड़ा रीजन, जब सीपैक कुछ वक्त के लिए थमा था तो उसका एक बड़ा रीजन भी यही था कि पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा कर्ज चाइना से ले लिया है, चाइना इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। नहीं, ऐसी बात नहीं थी। चाइना का कंसर्न था, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूं, चाइना का कंसर्न था, लेकिन वो कंसर्न मेनली था सिक्योरिटी की वजह से। बलूचिस्तान के जो हालात थे, आपको पता है कि देखिए सीपैक डायरेक्ट जो है वो सीधा चाइना से आ रहा है, हमारा उनके साथ बॉर्डर लगता है, खुंजराब का इलाका है वो, बिल्कुल हमारा वो एक्सट्रीम नॉर्थ का इलाका है, वहां से गवादर तक आना है, ये 1500-2000 किलोमीटर का सफर बनता है, और उसने वहां से बलूचिस्तान से होके जाना है। ऑब्वियसली सिक्योरिटी के हवाले से उनसे खदशात थे। हमारी आर्मी का स्पेशल एक पूरा यूनिट बना है जो सीपैक में सिक्योरिटी के ऊपर डेप्यूट किया गया है, तो उनके कंसर्न दूर भी हुए हैं। लेकिन इस बात को लेके कि बीजिंग ये सोच रहे हैं कि हमने इतना पैसा खर्च कर दिया है, हमें ये दे पाएंगे या ऐसा नहीं होगा, ऐसे कोई खदशात नहीं है। मेरे दोस्त निपुण यहाँ बैठे हैं, मैं उनकी बात का जवाब दे दूं कि देखें जब सीपैक 1 आया था ना, वो 45 बिलियन डॉलर का था, 2013 में साइन हुआ था, 2015 में काम शुरू हुआ था, और बाद में ये इसका जो क्वांटम है वो इंक्रीज भी हो गया। इसको चाइना ने कहा हम इसको 62 बिलियन डॉलर तक कर देंगे। और दूसरी बात कि अब सीपैक 2 आ रहा है, उसके बारे में तफसीलात बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगी, कौन कौन से अहम जो हमारे मंसूबे हैं उसके तहत कंप्लीट होंगे। लेकिन आपकी इजाजत से एक लाइन देखिए,
आप सी पैक से इख्तलाफ करें, आप उससे इत्तेफाक करें, वो एक अलग बात है। हम इंडिया को समझते हैं इस हवाले से। हाँ। लेकिन इंडिया ने भी अमेरिका के साथ और कुछ मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ इसके काउंटर में एक IMEC स्टार्ट किया था 2023 में, और उसमें भी कहा गया था कि ये सी पैक को काउंटर करेगा। आज उसकी रफ्तार कहां पर है, आज वो कहां पहुंचा? 8 मुल्क शामिल है उसमें, जबकि चाइना को जो BRI है उसमें 155 मुल्क शामिल है। ठीक तो है। ये भी देख ले कि सी पैक का काउंटर भी नहीं आ सका यहाँ। लेकिन G20 के दौरान आपको याद है कि एक और आर्थिक गलियारा बनाने की बात हुई थी जो यूरोप और दिल्ली तक को जोड़ेगा, तो भारत तो बहुत आगे बढ़ गया है ना। अब निपुण आलम बयान से सवाल ले लेती हूँ मैं। निपुण, ठीक है, मैं सर मैं आऊंगी जावेद जी आपके पास। जावेद, तब आप जवाब दीजिएगा। निपुण आलम बयान से मेरा सवाल ये है कि अब बांग्लादेश की स्थिति कहां पर नजर आती है? बांग्लादेश के साथ ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छे रिश्ते अभी थोड़े तनावपूर्ण चल रहे हैं जब से वहां पर तख्ता पलट हुआ है, लेकिन 12 तारीख को, फरवरी में बताया यह जा रहा है कि वहां पर इलेक्शन होने वाले हैं। तो इलेक्शन होंगे, सरकार बदलेगी, क्या उन सरकारों का टेक रहता है पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाने का? देखिए, बांग्लादेश का अभी तो चुनाव फरवरी में हो जाए, पहली तो बात ये। और दूसरा, मैं मानकर चल रहा हूं कि जो चुनाव होने वाले हैं बांग्लादेश में वो फेयर इलेक्शन नहीं होंगे। रीजंस का सिंपल सा ये है कि जो वहां की सबसे मजबूत पार्टी है उनको तो उन्होंने बैन कर दिया है, अवामी लीग को। और अवामी लीग की शेख हसीना जो नेता है उनके लिए उन्होंने डेथ सेंटेंस जारी कर दिया है। खालिदा जिया इस समय बांग्लादेश से बाहर है, जो बांग्लादेश की BNP पार्टी है उसकी लीडर है। रह जाएगी जमात और जो नई नवेली स्टूडेंट की पार्टी बनी है वो। और निश्चित अगर चुनाव होता है तो मुझे लगता है कि जमात या फिर उसी पार्टी के हाथ में पावर आने वाली है। और अगर पावर आती है उन्हीं के हाथ में तो निश्चित रूप में भारत के साथ में बांग्लादेश के संबंध हाल फिलहाल में फिर ठीक होने वाले नहीं है। हाँ, वहां पर अगर परिवर्तन होता है और परिवर्तन में अवामी लीग जैसी पार्टी पावर में आती है, मुझे तो लगता है कि अगर BNP भी आए, यानी कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी, उसके साथ भी उम्मीद हो सकती है, क्योंकि वो भी डेमोक्रेटिक सेटअप को पसंद करती है। वो इस प्रकार के हुए कूप को पसंद नहीं कर रही है, तो उसके साथ भी संबंध भारत के सामान्य होने की स्थिति बन सकती है। लेकिन अगर ये पार्टी जमात या जो नई नवेली पार्टी वहां बनी है, इनके साथ में अगर पावर आ जाती है तो भारत के संबंध सामान्य नहीं होंगे। निश्चित रूप से पाकिस्तान वहां पर और अपनी मजबूती बनाने का प्रयास करेगा। लेकिन देखिए, मैं एक बात इंटरेस्टिंग बोलता हूँ। देखिए, जो दोस्ती या संबंधों की जो बुनियाद होती है वो इकोनॉमिकली से ज्यादा स्ट्रेटेजिक होती है। क्या बांग्लादेश की स्ट्रेटेजिक लोकेशन उसको परमिशन देती है कि वो पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती बनाए? मुझे तो नहीं लगता। ये बात अगर ऐसी होती, स्ट्रेटेजिकल लोकेशन फेवरेबल होती, तो 1971 में बांग्लादेश अलग ही नहीं होता। और आज बलूचिस्तान जो है, देखिए बलूचिस्तान की जो स्ट्रेटेजिकल सिचुएशन है वो अफगानिस्तान, ईरान के साथ फेवरेबल है, भारत के साथ फेवरेबल नहीं है। तो कई चीज ऐसी होती हैं जिनको हम, ठीक है, आप भले ही कितना भी बना लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान तो बांग्लादेश में कूप कराकर इस बात पर खुश है कि हमने 1971 का बदला ले लिया। ये वो उसी बात में हैप्पीनेस, और हमने भारत के एक बॉर्डर को और अशांत करने का प्रयास करके हमने खैर, इसमें गलती बांग्लादेश की भी है। बांग्लादेश को भी समझना चाहिए वो क्यों अलग हुए, क्यों उन्होंने अपना एक नया मुल्क बनाया, क्यों वो अस्तित्व में आए। अगर वो ही नहीं समझ पा रहे हैं तो पाकिस्तान के लिए तो बिल्कुल ये खुला संदेश है कि आप आइए और मिल जाइए। अमित तिवारी, जब हमारे पास ऑलरेडी ब्रिक्स है, क्वाड है, G20 में हम हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे संगठन है, बिम्स्टेक है, तो ये भी आर्थिक नीति पर बात करते हैं, रक्षा मसौदों पर बात करते हैं। और जब इस तरीके की बातें होती हैं तो क्या ये जो एक नया तिकड़ी बन रही है, मैं कहूंगी कि चीन की बन रही है, इधर पाकिस्तान है, इधर बांग्लादेश है, तो इनकी जो ये तिकड़ी बन रही है, ये आने वाले वक्त में आर्थिक तौर पर क्या भारत को किसी भी तरीके से हिलाने की गुंजाइश रखता है? मीनाक्षी, जैसा मैंने पहले बताया है कि इसमें केवल और केवल अगर चाइना को छोड़ दिया जाए कि चाइना स्ट्रॉन्गेस्ट है और आज की तारीख में सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, GDP की अगर बात करें तो $20 ट्रिलियन का उनका GDP है। उसके अलावा जो बाकी जो दो हैं वो तो ऑलरेडी डेट रिडन है। आप पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की GDP कहीं स्टैंड नहीं करती है। आप बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश ऐसे ही प्रॉब्लम में है। तो वही चीज है कि ये जो तीनों की जो तिकड़ी बन रही है, इनका केवल और केवल पर्पज यही है, इनका कोई इकोनॉमिक कोलैबोरेशन से लेना देना नहीं है। कोई जो भी जो सार्क जिस वजह से बना था उस तरीके का कोई भी इनका वो नहीं है, सोचने का तरीका नहीं। इनको केवल और केवल इंडिया के अगेंस्ट में एक अपना एक तिकड़ी बना के और उसको थोड़ा सा प्रभावित करने की कोशिश है, जो मुझे नहीं लगता कि
आगे आने वाले टाइम पे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर पाएगा, क्योंकि इस तरीके की पहले भी कोशिशें जारी रही हैं, इस तरीके के पाकिस्तान ने पहले भी कोशिश किया है, उसको कोई बहुत नुकसान कोई इंडिया को ऐसा होने वाला नहीं है, आप ये समझो। ठीक है कर्नल संजीत सिरोही, जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारे अंदर ही वॉर फ्रंट खुले हुए हैं, बीएलए के साथ चल रहा है, टीटीपी के साथ चल रहा है, बांग्लादेश भी अस्थिर है, पाकिस्तान भी बहुत ज्यादा स्थिर तो है नहीं, अस्थिर ही उसे कहा जाएगा। ऐसे में चाइना का इन दोनों का साथ निभाना चाइना को तो भारी नहीं पड़ जाएगा? बिल्कुल मीनाक्षी जी, आपने बिल्कुल सही इसका आकलन किया है। चाइना ये कोशिश जो है, पाकिस्तान की कोशिश है कि बांग्लादेश को चाइना के साथ मिले। मेरे को नहीं लगता कि चाइना इतना इंटरेस्टेड है, क्योंकि दो मुल्क ऐसे जो कि आत्मनिर्भर नहीं है, जो हर समय पैसे की गुहार करते रहते हैं, वो मुल्कों के साथ लेके चाइना को क्या फायदा होगा? चाइना का अगर फायदा होता तो वो सी पैक से फायदा हो जाता। आज इतने साल से सी पैक चल रहा है, आप मुझे बताइए चाइना को क्या फायदा हुआ? सिर्फ पैसा लगाए जा रहे हैं, आमदनी उनको 1 रुपए की भी नहीं हुई है, पैसा उनका डूबता जा रहा है। और जावेद साहब कह रहे हैं कि सी पैक 2 आ रहा है। सी पैक 2 आएगा तो पाकिस्तान के थ्रू नहीं आएगा, वो अपना नया वाखॉन कॉरिडोर से जो अफगानिस्तान से कोशिश करेंगे मिलाने की। तो ये जो कार्रवाई है, ये इससे कोई किसी को फायदा नहीं होना। सिर्फ ये, जैसे कि तिवारी साहब ने बोला है कि ये सिर्फ जो इनका मकसद है इंडिया को आइसोलेट करने का, चाइना का सिर्फ एक ही मकसद है कि वो इंडिया को किसी तरह बाकी अपनी नेबरिंग कंट्री से अलग थलग कर दे, जो कि होने वाला नहीं है। चाहे चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश कितनी भी कोशिश कर ले, वो कभी नहीं होगा। और अब जब तो अफगानिस्तान सवाल ही पैदा नहीं होता मिलने का, भूटान नेपाल मिलेंगे नहीं, श्रीलंका मिलेगा नहीं, मालदीव नहीं मिलेगा, तो इनके साथ मिलेगा कौन? तो ये सिर्फ तिगड़ी रह जाएगी। दूसरा, जावेद साहब ने बात की थी आईमैक की। जावेद साहब को मैं बताता हूँ, आईमैक जो है हो जाता, लेकिन 23 में ये हुआ और 23 में ही इजराइल के ऊपर हमास ने हमला कर दिया, और इजराइल इसका जो है बहुत बड़ा हिस्सेदार था। सऊदी अरेबिया और इजराइल के थ्रू ये जाना था, जिसकी वजह से काम रुक गया है। लेकिन ये काम जैसे ही वहां पे शांति एस्टेब्लिश हो जाती है, उसके बाद इसके ऊपर काम चलेगा। और जहां तक भारत का सवाल है, भारत कई कॉरिडोर में जुड़ा हुआ है, आईमैक के साथ जुड़ेगा। उसके बाद नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है जो रशिया का, वो है। अभी हाल में जो है वॉल्जविक और चेन्नई का एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, कोई रशिया के साथ होगा। तो भारत को कॉरिडोर की कोई जरूरत नहीं है। G20 के वक्त भी सारे कॉरिडोर की बात कही गई। हमको ये समझना है कि ये जो इकोनॉमिक अलायंस नहीं है, इसका सिर्फ एक मकसद है, किसी तरीके से भारत को चारों तरफ से अनफ्रेंडली कंट्रीज बना के उनको जो है भारत को घेरा जाए, और इसका कोई मकसद नहीं है। इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली भारत के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। हाँ, अगर ये मिलिट्री अलायंस में आता है तो फिर भारत सरकार को सोचना पड़ेगा। मीनाक्षी जी, बिल्कुल। हुसैन जावेद जी से मेरा ये सवाल है। हुसैन जावेद, जरा ये बताइएगा कि कहीं अपने हितों को साधने के लिए तो पाकिस्तान की तरफ से एक इस तरीके का गुट नहीं बनाया जा रहा है कि उनके हितों की रक्षा भी हो, उनके यहाँ पर जो मतलब पाकिस्तान में जो हम देखते हैं चीजें हैं वो अस्थिर चल रही हैं, तो उसे भी स्थिर किया जा सके, तो चीन का साथ लिया जा सके। दूसरी तरफ आप लोगों को भी ये समझना होगा कि क्षेत्र के बारे में अगर बात करें, चाइना की अगर मैं बात करूं तो चीन की विस्तारवादी नीति है, और चीन की विस्तारवादी नीति के तहत क्या उस देश के साथ जाना आपके लिए भी अच्छा होगा? मैम, मैं आपका सवाल थोड़ा समझ नहीं पाया, अगर आप इसको रिपीट कर दें। चीन की जो नीति है विस्तारवादी नीति है। ज्यादातर क्षेत्रों में देखा गया है कि चीन या तो उन्हें अपने कर्ज के जाल में फंसाता है और उन जगहों पर पूरी तरीके से अपना कंट्रोल चाहता है। तो क्या ये आपके लिए भी अच्छा होगा? देखिए मैम, पहली बात तो ये कि 2013 के अंदर जब हमारे सामने ये ऑप्शन आया और चाइना ने हमें ऑफर किया कि सी पैक के नाम से हमारा एक 1 बेल्ट 1 रोड इनिशिएटिव हम स्टार्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान का मेजर रोल होगा, और उसमें चाइना का भी ऑब्वियसली बहुत बड़ा फायदा था। बीइंग अ स्टेट, हमने उस वक्त भी सोचा था कि अगर हम इसको रद्द कर देते हैं, हमारे पास और ऑप्शन क्या है। रियलिस्टिकली हमारे पास और कोई ऑप्शन था नहीं उस वक्त, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो मेरे ख्याल में जब आप इतने बड़े मंसूबे का हिस्सा बनते हैं ना, आप अपने बेस्ट पार्टनर का चुनाव करते हैं, और हमारे लिए चाइना से बेस्ट पार्टनर कोई नहीं है। इससे पहले भी हमने बहुत अहम मंसूबे जो है वो इससे पहले कंप्लीट किए। तो आई थिंक ये चीज है कि, और मैं अगेन आपके शो में रिपीट करूं, हमें चाइना की तरफ से कभी कोई थ्रेट्स मिले, ना कोई धमकी मिली, ना इस तरह की चीज मिली कि आपको अपने कर्जे अदा करने होंगे। ये और किसी का ख्याल हो सकता है, हमारे
ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। आपकी इजाजत से एक सवाल मैं अपने सारे पैनलिस्ट से करना चाहता हूं। एक तो ये कि हमेशा चाइना के ऐसे कोई मूव्स होते हैं, उसको इंडिया शक से क्यों देखता है कि इसमें चाइना का फायदा क्या होगा? देखिए, चाइना आज जिस मकाम पर है ना, उनकी सोच को भी समझने में टाइम लगता है। इसीलिए मैं वो कह रही जिस हूँ। मकाम पर है, देखिए एक मिनट, मैम एक मिनट, हाँ, मैम एक मिनट, हाँ। इकोनॉमिकली वो जहां पर है ना, उनकी सोच को टाइम लगेगा। हम आप 1-2 साल में उनको समझ नहीं पाएंगे। और एक और बात, यहाँ सी पैक की बहुत बात होती है कि सी पैक एक फ्लैगशिप मंसूबा था, कामयाब नहीं हो पाया। वो कैसे कामयाब होगा जब उसकी लिमिट ही 2030 तक है? 2030 तक इसका पहला फेज कंप्लीट होना है, अभी तो 5 साल पड़े हैं। अब एक मंसूबा कंप्लीट नहीं हुआ, हम उससे पहले कह दें कि ये कितना नाकाम हो गया और कितना कामयाब हो गया, इसको भी यहाँ पे समझने की जरूरत है। और आखिरी बात, मैं सबसे आखिरी बात, इंडिया को समझना होगा, खासकर जो अमेरिका की न्यूज सिक्योरिटी पॉलिसी आई है, जिसको पूरी दुनिया में स्टडी किया जा रहा है, उसमें इंडिया को समझना होगा कि कहीं ना कहीं आलमी ताकतें ये सोच चुकी है कि साउथ एशिया के अंदर एक लास्टिंग पीस बहुत अहम है, और चाइना भी इंडिया के साथ इसमें ऑन बोर्ड। और आप देखिएगा, आने वाले साल 2026 में शी जिनपिंग की और ट्रंप की 2 अहम मीटिंग्स होने वाली हैं। साउथ एशिया का जो टॉपिक है ना, कि यहाँ पर हर हाल में अमन होना चाहिए, ये उनकी पहली प्रेफरेंस भी है। तो अमेरिका को खुश करने के लिए बन रहा है ये? नहीं, अमेरिका को खुश करने के लिए नहीं बन रहा। अमेरिका, चाइना और रूस, ये 4 है। बल्कि देखें, प्यूटन साहब आए थे आपके पास, वो आपको भी यही समझा के गए, भाई RIC का हिस्सा बनो, रशिया, इंडिया, चाइना। लेकिन इंडिया ने उनको जवाब नहीं दिया। तो देखिए, दुनिया चेंज हो रही है, अलाइनमेंट्स चेंज हो रही है, उसको समझना होगा। जो हमारे पहले किस तरह के मौकिफ थे ना, कि हमने इस बात को इस आगे सोचना नहीं है, वो सब ऑब्सोलीट हो चुके हैं। तो नए ट्रेंड्स को हमें समझना होगा, आपको भी, हमें भी, नहीं, और दुनिया को। भारत के रिश्ते काफी चाइना के साथ सुधरे हैं। पिछले दिनों भी हमने देखा था SCO की जो समिट हुई थी, उसमें प्रधानमंत्री जब गए थे तो किस तरीके से वहां से तस्वीरें निकल करके सामने आई थी, वहां पर कितनी जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस हुए थे इंडिया के साथ। तो अभी भी उनकी तरफ से, चाइना की तरफ से बयान जारी किया गया था कि वो भारत के साथ इसे और आगे तक लेकर के जाना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भारत उस रिश्ते के साथ आगे नहीं बढ़ रहा है। पड़ोसियों को कैसे डील करना है भारत सरकार बहुत अच्छे से जानती है। निपुण आलम बयान, मैं चाहूंगी कि हुसैन जावेद ने एक सवाल पूछा था सीपैक को लेकर के, आप उसका जवाब भी दें और समझाएं कि सीपैक को लेकर के 2030 तक की अगर बात की गई थी, तो क्या उसमें ये नहीं कहा गया था कि कोई सा फेज बन जाएगा, शुरू हो जाएगा, या फिर जब पूरा बन जाएगा उसके बाद शुरू होगा? देखिए, पहले तो मैं एक बात का जवाब दे दूं कि ये कह रहे थे कि चाइना को हमें समझने में समय लगेगा। हम तो भैया चाइना को बहुत पहले से समझते हैं। और चाइना के एम्बेसडर है अमेरिका में, हुशी, उन्होंने ये कहा था कि भारत ने 1000 साल तक हम पे डोमिनेट किया है कल्चरली। तो चाइना को हमें समझने में देर लगती है, हम तो समझते हैं। आपको तो समय लगेगा ही, आप तो समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको तो एक्सप्लोर होना है उनसे। अमन टोटा गया श्रीलंका का, इसी तरीके से गया, और सीपैक भी इसी तरीके से लेगा। दूसरा, आप कह रहे हैं कि सीपैक का पहला फेज, आप ये बताइए मुझे, क्या बलूचिस्तान के लोग सीपैक के फेवर में हैं? क्या वो समर्थन कर रहे हैं? और दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि 2030 तक कहा था, ये तो बाद में उन्होंने बढ़ाया टाइम 2030 तक। तो उनका तो पहले ये कहना था कि हम 10 साल के अंदर इसको फर्स्ट फेज रेडी कर देंगे। तो जब 2023 तक पूरा नहीं हो पाया, तब उसको बढ़ा के 2030 किया गया। हमारे पास तो ये रिपोर्ट है, हो सकता है आपकी रिपोर्ट ना हो, पहली बात। और दूसरा, मैं एक बात और पूछूंगा, जो भाई साहब बता रहे हैं, कितने परसेंटेज इंटरेस्ट की बात करता है चाइना आपसे? कितने परसेंटेज पे इंटरेस्ट पे आपसे लिया है पैसा उसने? मतलब आपने उससे पैसा लिया है 7% पे आपने इंटरेस्ट पैसा लिया है। मीनाक्षी जी, हम जब जापान से किसी देश से हम इंटरेस्ट पे पैसा लेते हैं, 0.1% के इंटरेस्ट रेट पे लेते हैं। ये 7% की इंटरेस्ट लेकर बैठे हैं। और चाइना का तो इतिहास है, हमन टोटा इसका बहुत सीधा एग्जाम्पल है। और IMEC किसी भी तरीके से सीपैक के काउंटर में नहीं था। सीपैक पे हमारा विरोध केवल इतना है क्योंकि सीपैक हमारी सोवरेनिटी को क्या कर रहा है, वॉयलेट कर रहा है, क्योंकि वो हमारे कश्मीर से जा रहा है, जिसका आपने इनलीगल कब्जा किया हुआ है। हमारा सीपैक को लेकर इतना है। और अगर आप कहें सीपैक का काउंटर पार्ट अगर हमको करना है या उसको काउंटर करना है, तो हम चाबार पोर्ट से करेंगे। अफगानिस्तान और चाबार पोर्ट के लेकर जो लेगर रोड बनाई है, उससे हम लोग इसको आपको काउंटर करेंगे, ना कि हम IMEC तो वो है जो मिडिल ईस्ट को खाना खिलाएगा। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है क्या पाकिस्तान मिडिल ईस्ट से नफरत करने लग गया है कि जो IMEC को काउंटर, या मिडिल ईस्ट पाकिस्तान नफरत करने लगा है? कहां से जाएगा IMEC निकलकर? IMEC पूरा गल्फ कंट्री से निकलते हुए यूरोप तक जाएगा। तो क्या मिडिल ईस्ट काउंटर बनना चाह रहा है? अच्छी बात है।
आप तो अब सोचिए सऊदी, ओमान, यूएई अगर भारत के साथ खड़े हो जाते हैं ठीक तो है। बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा तो सिस्टम। ठीक है तो कर्नल और सिरोही, मैं दूसरा, आपके पास हमारे आऊं उससे पास तो पहले, कर्नल सिरोही मैं आपके पास आऊं उससे पहले हुसैन जावेद से मैं एक चीज और समझना चाहती हूँ कि ये जो पूरी तिकड़ी का एक संगठन बन रहा है, क्या उसके उद्देश्यों के बारे में कोई विस्तार पूर्वक चर्चा हुई है? क्या ये बताया गया है क्यों बन रहा है और इसके मुख्य उद्देश्य क्या रहने वाले हैं? अगर आप ये समझा पाए तो फिर चर्चा में और आगे बढ़ूं मैं। देखिए, मैं शो के स्टार्ट में ही कहा था मैंने कि अभी तो ये एक आइडिया इस तरह से फ्लोट हुआ है और उसमें अभी तक ढाका, बीजिंग और इस्लामाबाद में ये सोच पाई जाती है कि हमें इस तरह का एक रीजनल अरेंजमेंट करना है। और एक और बात अभी यहाँ पर हुई थी कि शायद इस तरह का इत्तेहाद अगर इंडिया के खिलाफ नहीं है तो फिर तो सही है, अगर इंडिया के खिलाफ है तो फिर सही नहीं है। आप मुझे बताएं, इस तरह की जो तंजीमें बनती हैं उनके इस तरह के मकसद नहीं होते हैं और किसी भी मुल्कों को जिनकी सोच आपस में मिलती है उनको हमेशा कोई अलायंस बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इससे मुराद सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लोगों को आपस में इस तरह से जोड़ा जाए। देखें, एक टाइम था जब दुनिया की सियासत जो थी ना वो स्ट्रेटजी तय करती थी, ठीक है। अब जो है वो इकोनॉमिक टाइज, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी, ग्लोबलाइजेशन अब ये तय करते हैं। तो वक्त बदल गया है, समय बदल चुका है। देखिए सार्क अगर इसको नहीं शुरू करेंगे तो सार्क से हमें क्या फायदा हो रहा है, बांग्लादेश को क्या फायदा हो रहा है, इवन इंडिया को क्या फायदा हो रहा है? वो तो वैसे वेंटिलेटर पर है। मैं आपके सामने एक बात का कौन एतराफ वेंटिलेटर करता पर है? हूं, अक्सर सार्क हमें याद होता है कि वेंटिलेटर पर कौन है? मैम एक लाइन, हाँ हुसैन जावेद, मैंने पूछा आपके वेंटिलेटर सामने पर कौन है? सार्क ठीक है निष्क्रिय है क्योंकि मैं ये कह रहा हूं। देखें, हाँ। अक्सर हमारी फिंगर टिप्स पे होता है कि एससीओ का आखिरी इजलास है वो कब हुआ है, ट्रम्प जो थे वो आखिरी बार इंडिया कब आए थे, हाँ। हमारे पीएम चाइना कब गए थे, किसी को याद नहीं होगा यहाँ पे कि सार्क की आखिरी समिट कब हुआ है। इस हद तक ये नाकाम हो चुका है और कोई मुल्क इंटरेस्टेड नहीं रहा इसमें ना, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब इसलिए हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठेंगे, सबको रीजन के अंदर इकोनॉमिक गेन्स हासिल करने हैं। हाँ। या तो सब आपस में मिलके कर लें या जो भी लाइक माइंडेड है वो अपना अलग रास्ता चुन लें। बिल्कुल, भारत और पाकिस्तान अगर एक ही टेबल पे बात करने की बात आती है तो यही कहा जाता है कि आतंकवाद के साथ साथ किसी और मुद्दे पर बातचीत नहीं हो सकती है। सार्क के जो अन्य देश हैं वो चाहते तो मिलकर के मीटिंग कर सकते थे। अब कर्नल संजीत सिरोही कि अभी तक इसके उद्देश्य तो तय हुए नहीं है कि ये जो संगठन बनेगा इसके उद्देश्य क्या होंगे। आर्थिक तौर पर अगर इसके उद्देश्य भी निकल करके सामने आते हैं तो सवाल वही है कि चीन की जो विस्तारवादी नीति है उसमें हो सकता है पाकिस्तान अपना बहुत बड़ा हिस्सा भी गवाए। बांग्लादेश के साथ भी यही स्थिति हो क्योंकि बांग्लादेश भी अभी अंडर डेवलप है, पाकिस्तान भी अभी अंडर डेवलप है। लेकिन पाकिस्तान में जिस तरीके से अभी पिछले दिनों खबरें आ रही थी, बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा का इलाका हो या उसके अलावा पीओके का इलाका हो, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर यह मांग उठ रही है कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। और ये मांग हालांकि सदियों पुरानी है मैं कहूंगी, लेकिन उसके साथ साथ अब जब ये इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो वहां के लोगों का भी तो समर्थन नहीं मिलेगा इसमें। बिल्कुल मीनाक्षी जी, इसमें सही आपने बोला है, पर मैं जावेद साहब ने जो बोला पहले मैं उसका जवाब दे दूं। जावेद साहब ने बोला है कि सार्क जो है, मैं आपको बताता हूँ, सार्क 2014 में जो है नेपाल में काठमांडू में हुआ था। हाँ। उसके बाद 2016 में पाकिस्तान में होना था, लेकिन उससे पहले जो है उरी का अटैक हो गया था और उरी के अटैक की वजह से भारत ने जो है उस सार्क में जाने से इनकार कर दिया। उसके बाद जो जावेद साहब कह रहे हैं वो वेंटिलेटर पे चला गया, वेंटिलेटर पे नहीं है, वो खत्म हो गया है। आई डोंट थिंक वो सर्वाइव करेगा, वो तो उसको रख दिया अभी, कभी उठ गया तो उठ गया। नंबर वन। नंबर दूसरा, जैसा कि आपने बताया, जावेद साहब भी इसका जवाब नहीं दे पाए कि ये जो आप जो ट्रायंगुलर जो आप ये जो अलायंस बना रहे हैं जिसमें आप चाहते हो कि और भी लाइक माइंडेड, जैसे जावेद साहब कह रहे हैं लाइक माइंडेड लोग आ जाए, तो जावेद साहब क्या ये बताएंगे कि वो लाइक माइंडेड कौन कौन सी कंट्री आएंगी? क्योंकि मुझे जो मैंने नाम लिया जो सार्क के मेंबर्स थे, एक अफगानिस्तान तो जो 2007 में है वो आपके साथ कभी नहीं आएगा, नेपाल आपके साथ नहीं आएगा, भूटान आपके साथ नहीं आएगा, श्रीलंका ने देख लिया है कि चाइना के साथ रह के उनका क्या होता है कि वो सिर्फ चाइना सिर्फ कर्जे में फंसाता है। श्रीलंका समझ गया है, मालदीव समझ गया है, लेकिन पाकिस्तान अगर समझना चाहे तो भी नहीं समझ सकता क्योंकि इतना कर्जा है पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान के लोग जिंदगी भर भी उस हुसैन जावेद ये कहते हैं कर्नल, हुसैन जावेद कर्नल ये कहते हैं कि हमारे जो संबंध है बहुत दोस्ताना है, बहुत याराना है। हमारी इस तरीके की बातचीत नहीं है कि अगर हम उनका कर्ज अदा नहीं कर पाए तो वो हमें समर्थन देना छोड़ देंगे। और मैं यही समझा रही हूँ कि वो समर्थन करना नहीं छोड़ेंगे, वो आपके हिस्सों पर ही कब्जा कर लेंगे। चाइना उनको क्या समर्थन दे रही? हाँ। चाइना सिवाय उनको वेपन देने के लिए या जो सीपैक करा है वो भी चाइना का अपना मकसद है। चाइना जो है उसमें वार्म वाटर्स में आना चाहता है, चाइना को पूरा का पूरा जो है
चक्कर लगा के साउथ पैसिफिक सी से होके, मलाका स्टेट से होके मिडिल ईस्ट से तेल लेना पड़ता है। अब चाइना चाहता है कि वो सिर्फ सीपैक बना के ग्वादर पोर्ट पे पहुंच जाए और वहां से जो सीधा मिडिल ईस्ट के साथ कनेक्ट हो जाए। तो चाइना इनके ऊपर कोई एहसान नहीं करना, चाइना अपना निजी फायदा देख रहा है, इसलिए वो पैसा लगा रहा, वो इसलिए पैसा नहीं लगा रहा कि पाकिस्तान की तरक्की हो। वो तो इंसिडेंटल है, वहां पे जो सड़कें बनेगी और चीजें बनेगी तो तरक्की होगी। लेकिन चाइना जो भी इनको दे रहा है, हथियार देता है, वो चाइना जो इनको बेचता हथियार या इनको करता है, वो सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो किसी के साथ भी उलझ सकता है। उनके वेपन जो है वहां पे जो उनकी ट्रायल हो सके, उनको देख सके भाई लड़ाई में किस तरीके से काम करेंगे। तो मुझे ये लगता है जावेद साहब, आपने बहुत बड़ी गलती करी है चाइना से इतना कर्जा लेके। पाकिस्तान के हर आदमी उस कर्जे में डूबा हुआ है, और वो कर्जा कब उतरेगा मुझे तो उम्मीद नहीं है। कि कर्जा जिस तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमी चल रही है और जिस तरीके से वहां पे सिर्फ एक ही फैक्ट्रियां चल रही हैं, वो टेररिस्टों की फैक्ट्री चल रही है। बाकी वहां पे जितनी फैक्ट्री वगैरह थी, जो बड़े बड़ी कंपनीज थी, मल्टीनेशनल कंपनीज थी, वो सब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। यहाँ तक जो देश भी अपने एम्बेसी बंद कर रहे। तो मेरे को लगता है इसका कोई फायदा नहीं है। इस कोई भी अगर आपको अलायंस करना है भारत के बगैर, वो अलायंस आपका पहली बात तो बनेगा नहीं, और बनेगा तो वो कामयाब नहीं होगा। ठीक है कर्नल जावेद मुस्कुरा रहे थे, जरा उनसे मैं जवाब ले लेती हूँ और पूछ लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत संजीदा विषय भी है कि चाइना को लेकर के यूं ही नहीं कहा जाता है कि उसकी विस्तारवादी नीति है या फिर वो आपके क्षेत्रों पर कब्जा कर लेगा। उसके कई सारे उदाहरण भी हैं। श्रीलंका उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मालदीव ने अपने हाथ पैर क्यों पीछे खींचे, वो सबसे बड़ा उदाहरण है। तो इसीलिए ये सवाल उठते हैं, और ये आपकी भलाई के लिए कहा जाता है। भारत उन देशों में नहीं है कि अगर दुश्मनी हो किसी के साथ तो वो किसी की भलाई की बात भी ना करे। हालांकि समझना ना समझना आपके देश के ऊपर है। अच्छी बात है, मैं मुझे सुन के खुशी हुई कि अगर इंडिया हमारे बारे में इतना अच्छा सोच रहे। सच्ची तो बात नहीं, तो यही तो हमारे भी ख्वाब रहे कि इंडिया हमारे बारे में अच्छा सोचे, हम इंडिया के बारे में अच्छा सोचे, रास्ते अच्छे निकले। लेकिन खैर ये एक और डिबेट है। मैं यहाँ पे ये कहूँगा, देखिए अभी कर्नल साहब की बात सुनी ना, वो कह रहे थे कि चाइना जो कर रहा है वो अपना फायदा कर रहा है। तो बिल्कुल ऐसे ही होता है, ये इंटरनेशनल ऑर्डर है। हर मुल्क अगर आपसे एग्रीमेंट करता है वो अपना फायदा भी देखता है। अगर आप रूस के साथ अपने ताल्लुकात बना रहे तो रूस आपको गैस देके पैसे देगा, आपको फ्री में गैस तो नहीं देगा। आपने पहले उससे SU-57 आप उससे ले रहे थे, अब आप उससे नहीं ले रहे, लेकिन वो भी कोई मुफ्त तो नहीं बनना था। कहने से मुराद है कि यही होता है, गिव एंड टेक होता है, लेकिन एक ट्रस्ट फैक्टर भी होता है। तो चाइना इज अमंग दोस कंट्रीज जिसके साथ हमारा एक ट्रस्ट फैक्टर है, आज से नहीं है, 60-70 लेकिन साल आपके पास देने के लिए पैसे भी नहीं है, तो क्या आप जमीन दे देंगे अपनी? आप देखिए जमीन की क्या बात है। चाइना को अगर अपना माल कम टाइम में वो हमारे समंदर के रास्ते यूरोप तक, मिडिल ईस्ट तक, अफ्रीका तक लेके जा सकता है, उसको एक कॉरिडोर चाहिए जहां से उसका माल गुजरेगा। अब इसको ऐसे समझना कि जहां जहां से उसका माल गुजर रहा है वो जमीन उसकी होगी, तो आई थिंक ये बिल्कुल सही नहीं है। और एक बात और कहूंगा, आपको याद होगा जब ये सीपैक बन रहा था उस टाइम भी इस तरह का बड़ा शोर उठा कि भाई ये कश्मीर के इलाके से नहीं जाएगा, ये गिलगित बल्तिस्तान के इलाके से नहीं जाएगा। लेकिन हमने अपना इंटरेस्ट देखा, चाइना ने भी अपना इंटरेस्ट देखा, और उन इलाकों में से ये गुजरा। उन इलाकों में भी बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ है। मैं वही कहूंगा कि जो हमारे यहाँ गिलास होता है ना, अगर आधा खाली है तो आधा फुल भी है, और हमें तो उससे बहुत अच्छी उम्मीदें हैं। आने वाला टाइम बताएगा कि सीपैक हमारे लिए बहुत अच्छा रहा है। ठीक है अमित तिवारी, क्योंकि ये बांग्लादेश की बात हो रही है, पाकिस्तान की बात हो रही है, तो इनके बीच में किस तरीके के समझौते हो सकते हैं? क्योंकि अर्थशास्त्री के तौर पर मैं ये समझना चाहती हूँ, मेरे दर्शक ये समझना चाहते हैं कि दोनों ही देशों की जो स्थिति है वो डामाडोल है। कोई बहुत ऊपर नहीं है तो कोई बहुत नीचे नहीं है, दोनों ही एक ही लेवल पे आते हैं। दोनों ही पीछे चले गए हैं जीडीपी के मामले में, आर्थिक विकास के मामले में, शिक्षा के मामले में, हॉस्पिटैलिटी के मामले में, हॉस्पिटल के मामले में। तो ये दोनों देश मिल करके एक दूसरे के साथ किस तरीके का सौदा करेंगे, किस तरीके का व्यापार करेंगे? देखिए मीनाक्षी जी, एक बड़ी पुरानी कहावत होती है कि मतलब, अब इनको हुसैन जवाब जी आप इसको अलग नहीं लीजिएगा, दो भिखारी मिलकर अमीर नहीं बन जाते, है ना, बड़ा सिंपल तरीका होता है। तो आप अगर जो मतलब वही है ना, राम बिलावा जोड़ी एक अंधा एक कोड़ी, तो कब तक ऐसे ही चलेगा? आप तो दोनों ही पंगु, आपको दोनों के पास ही कुछ नहीं है, तो आप कैसे एक दूसरे को क्या सपोर्ट करोगे? अगर चाइना चला जाए तो आप दोनों क्या सपोर्ट करोगे? आपके पास कुछ है नहीं सपोर्ट करने के लिए। आपके पास जीडीपी आपकी बहुत कम है, आप ऑलरेडी डेट में आप डूबे हुए, तो उसमें आप एक दूसरे को क्या सपोर्ट करोगे? सपोर्ट तो वही कर सकता है ना। और जहां पर रही बात, आप चाइना के बारे में आप कह रहे हो कि
अब चाइना जो है वो हमसे कभी भी ये इस तरीके की चीजें नहीं कहता है कि नहीं नहीं अगर आप हमारा पैसा वापस करो या क्या करो। तो चाइना चैरिटी के लिए नहीं बैठा हुआ है। चाइना को लोगों ने सभी ने पूरी दुनिया में देखा हुआ है, चाहे वो मालदीव की बात हो, चाहे वो अफ्रीकन कंट्रीज की बात हो, चाहे वो आपके श्रीलंका की बात हो, हमेशा अगर उसने आपको पैसा दिया है तो वो उस पर ब्याज समेत आपसे वसूल करेगा ही करेगा। वो आज नहीं करेगा तो 2 साल बाद करेगा, 5 साल बाद करेगा। तो उसके लिए तो आपको पहले से तैयार रहना पड़ेगा। ये तो इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल रूल है। आपको कोई भी चैरिटी के लिए यहाँ पे नहीं बैठा हुआ है। तो आपको ये समझना पड़ेगा आपकी जो चाइना है वो स्पेशलिस्ट है, आपको समझ में खुद आता है। बट अब आपके साथ भी मजबूरी है, क्योंकि आपके साथ इसलिए मजबूरी है क्योंकि आपने कर्जा में रखा है और आपको अभी जो है ना वो आपको कोई देगा नहीं। तो उसके लिए आप तो हर कंट्री का अपना अलग है। नहीं, तो और मुझे वो नहीं मानते लगता भी है कि मीनाक्षी ये की बात- मजबूरी भी है, क्योंकि बाकी देशों के साथ देखें तो बहुत अच्छे संबंध वहां पर नहीं देखने को मिलते हैं। निपुण आलम बयान, ये जो बांग्लादेश आगे बढ़ चढ़ रखे पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिला रहा है, ठीक है वो भूल गया कि क्या उसका अस्तित्व रहा है, क्या उसकी जमीनी हकीकत रही है, लेकिन एक बार फिर से कहीं ऐसा ना हो जाए कि पाकिस्तान के साथ साथ चाइना से वे मुंह की खानी पड़ जाए बांग्लादेश को भी। देखिए, एक तो मैं कहूंगा हुसैन जी अपने इतिहास को भूल जा रहे हैं। 1963 में सक्सगांव वैली इन्होंने दी थी चीन को, तब जाके मित्रता हुई थी, तब वहीं से शुरुआत हुई थी। ये जमीन ऑलरेडी दे के बैठे हुए हैं और वो भी भारत की जमीन है, वो भी वापस ली जाएगी, चिंता मत कीजिए। मतलब हमारी जमीन पर कब्जा करके उनको पकड़ा दिया तुमने। और दूसरा बांग्लादेश क्यों नहीं मुक्की खाएगा? बांग्लादेश तो ऑलरेडी म्यांमार से थ्रू, आप देखिए कितना परेशान रहेगा। म्यांमार में आप देखिए पूरा नॉर्थ म्यांमार के अंदर भी, म्यांमार में जो जुंटा आया था 1962 में, उसे चीन से अच्छे संबंध बनाए थे। और नॉर्थ म्यांमार में आज म्यांमार की आर्मी की नहीं चलती है, वहां जितने इंसर्जन ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट करने वाला कोई है तो चीन है। पूरा नॉर्थ म्यांमार जो है वो चीन के द्वारा बिठाए गए जो उनके प्रॉक्सीज हैं उनके द्वारा कंट्रोल है। और वहीं से आप देखेंगे कि एक अच्छा खासा प्रेशर बांग्लादेश के ऊपर भी है। रोहिंग्या का मुद्दा सुलझा पाया क्या चीन बांग्लादेश का? नहीं सुलझा पाया। 4.5-5 लाख के करीब रोहिंग्या जो है बांग्लादेश में आज ही बैठे हुए हैं। और बांग्लादेश का भी आयरलैंड लेने के लिए पूरा चिटगांव जो पोर्ट है वो भी चीन ने पूरा प्रयास किया था। और हम देखें काफी अच्छा उस पर क्या कर रहा है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ला रहा है, लेकिन वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बदले ले क्या रहा है? आप देखिए श्रीलंका हमारे सामने एग्जाम्पल है, मालदीव हमारे सामने एग्जाम्पल है, और ये फिर भी अगर आप खोल के देखने को तैयार नहीं है। श्रीलंका का हमन टोटल 99 ईयर्स का ले लिया है। वो तो मालदीव को हमने बचाया, नहीं तो मालदीव का माले भी चला गया होता। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट से लगे हैं। तो बांग्लादेश तो शेख हसीना गवर्नमेंट उस बात को जान रही थी, तभी तो आपको याद होगा जब शेख हसीना गई थी चीन के साथ डील करने के लिए, और जिन शर्तों पे शेख हसीना चाहती थी उन शर्तों पे चीन मानने को तैयार नहीं हुआ। बीच मीटिंग छोड़कर शेख हसीना वापस आ गई थी, और उसके 5 दिन बाद ये कूप हो गया था, ये पूरा घटनाक्रम हो गया था कि शेख हसीना वहां से निकलना पड़ा। मैं बात कर रहा हूँ 2024 की बात कर रहा हूँ। तो जो ये स्थिति है बांग्लादेश को समझता है, लेकिन प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट बांग्लादेश की ये आपकी पब्लिक के द्वारा, जनता के द्वारा चुनी हुई गवर्नमेंट नहीं है, वो कुछ लोगों के द्वारा बिठाई गई सरकार है। ठीक है, मैं एक आखिरी सवाल हुसैन जावेद से समझना चाहूंगी और उनसे पूछना भी चाहूंगी। हुसैन जावेद, आप बात करते हैं इंडिया, रशिया, चाइना एक संगठन होना चाहिए जिसे लेकर के बातचीत पिछले दिनों हुई थी, ठीक है, लेकिन क्या पाकिस्तान को भी अपनी आर्थिक नीति के विकास के लिए ये नहीं सोचना चाहिए कि वो बांग्लादेश और श्रीलंका तो खैर उन्हें वैसे ही त्याग चुका है आपको पाकिस्तान को, लेकिन बांग्लादेश के साथ जाना, मिडिल ईस्ट में सारे संबंध खराब है, एक अमेरिका को छोड़ दिया जाए, अमेरिका पर बहुत ज्यादा भरोसा करने की कोई वजह बचती नहीं है जो यूक्रेन के साथ कर रहा है, और उसके बाद रशिया की बात करें तो वो भी आंख दिखाता है, ब्रिटेन की बात करें तो वो भी आंख दिखाता है। तो ये विस्तार तो पाकिस्तान को भी अपने देश में करना होगा। नहीं मैम, मैं आपसे यहाँ पे एग्री नहीं करता। आई थिंक ये अगर आप हमारी फॉरेन पॉलिसी के वर्ड से देखें, ये पाकिस्तान का बेस्ट टाइम चल रहा है। वॉशिंगटन, बीजिंग, मॉस्को, रियाज, इन सब जगहों पे हमारी बात सुनी जाती है। हमारे उनके साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और फ्यूचर को लेके बहुत अहम एग्रीमेंट हो रहे हैं। और स्पेशल जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं उनके साथ तो इतना ज्यादा क्लोज हो गया कि हमारे पीएम आए रोज वहां के दौरों पर होते हैं और बहुत आगे का भी सोच रहे हैं। तो मैं समझता हूँ चीजें चेंज हो रही है और ये आपकी बात सही है। एक बात से मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि हमारी इकोनॉमी पिछले 3-4 साल में दबाव का शिकार रही है, लेकिन अब उसका रिवैम्प करने का अमल शुरू हो चुका है। तो कहीं ना कहीं उसमें बेहतरी की गुंजाइश है। तो मैं नहीं समझता कि पिक्चर जो है वो इतनी ज्यादा ब्लीक है। लेकिन आपकी इजाजत से एक बात मैं अपने दोस्त, ठीक है, थोड़ा जल्दी
30 सेकंड। नोपोन के जवाब में कहूंगा, उन्होंने शाक्सगाम की बात की तो सर अच्छा कि आपने भी याद करा दिया 1963 शाक्सगाम वैली हमने चाइना को दे दी, बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात को एग्री कर रहा हूं। लेकिन ये भी देखें जो हमारे पास आज हुंजा का इलाका है जो काफी वसीउरीज इलाका है, चाइना से हमने वो भी लिया, तो एक अच्छी हमारी सेटलमेंट हो गई है। और हमारे मसले आज 2025 में नहीं है कि आज भी वही मसले चल रहे हैं कि अरुणाचल का क्या होगा, ठीक है अक्साइचल सर, का मैं क्या आपको होगा, यही रोक रही ये हूँ मसले क्योंकि बहुत अगर आप बात पहले कर रहे हैं, ठीक है, मैं हुसैन जावेद आपको यही रोक रही हूँ क्योंकि आप बात कर रहे हैं वाशिंगटन की, सऊदी अरब के साथ जो कुछ हुआ वो आपको ध्यान रखना चाहिए। F-35 पर बात हुई, उन्नत किस्म के नहीं देंगे, 8 से 10 मिलियन डॉलर के होंगे। और ब्रिटेन की बात करूं तो वहां पर गृह मंत्री की किस तरीके से आपकी कार रोकी जाती है, ड्रग्स और बम जो है वो चेक किए जाते हैं, तो अब बहुत ज्यादा कहीं पर भी स्थिर नहीं नजर आती है स्थिति, इसीलिए ये सवाल उठते हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। आपका ही मजा आएगा क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24x7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।